नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी में सेल डिवीजन आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले क्या कवर किया है, सेल कंप्लीट सेल यानी कि कोशिका के बारे समझा, सेल के हर एक अंग को देखा, जिसे हमने बायोलॉजिकल टर्म में क्या नाम दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका के कोशिकांग। बहुत डिटेल हर एक टर्म को समझते हुए कंप्लीट 5 घंटे 18 मिनट की लेक्चर में ये सारी चीजों को समझते हुए और पूरी एनसीईआरटी और उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो कंप्लीट 30 पेज का वो कंटेंट रेडी हुआ है, जो आपको अपलोड भी कर दिया गया एप्लीकेशन में। और उसका एक रिवीजन वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उस रिवीजन वीडियो में जितने सवाल आए हुए हैं सेल से ना, वो सारे सवाल किसी भी एग्जाम में अप टू ग्रुप डी से लेके पीसीएस तक के सारे सवाल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले समझिए कि सेल डिवीजन जो आप पढ़ने जा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको इससे पहले सेल चैप्टर में क्या बताया था कि आपका जो सेल है, सेल क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको, ये फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि मूलभूत इकाई होती है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे कि कोई एक आपका ये जीव है, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, कोई जीव का नाम दे दे रहे हैं। जैसे कि ये एनिमल हो गया। ठीक है, हम सभी, आप लोग किस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम वाला वीडियो देख लेंगे आप लोग। तो अब ये जो जीव बना है कैसे बना होंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जब अंग तंत्र या फिर बोल सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे आपस में मिले होंगे, तब जाकर के एक जीव का फॉर्मेशन यानी कि एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बना होगा, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले होंगे। और ये ऑर्गन कैसे बना होगा, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले होंगे। और ये टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, जब बहुत सारे सेल आपस में, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को आपने क्या कहा था सर, टिश्यू का नाम दिया था। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या मिलकर के क्या बनाता है, ऑर्गन यानी कि अंग बनाता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन यानी कि सिमिलर फंक्शन वाले ऑर्गन जब आपस में मिल जाते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। और जब सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, तब जाकर के एक जीव या एक एनिमल या आप बोल सकते हैं एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब इसका डिकम्पोज या फिर इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो अंतिम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिल रहा होगा वो आपको मिल रहा होगा सेल। यही मैंने बताया था। अब समझिए सेल डिवीजन कैसे होता है, कितने टाइप्स होते हैं, हर एक एक चीज को समझते चलिएगा। देखिए अभी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि कोई जस्ट अभी बेबी का जब बॉर्न हुआ, यानी कि जन्म अभी हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा चीजों को बढ़िया से। ठीक है, ये एक बेबी जब फिर कुछ समय के बाद यही अडल्ट का एक फॉर्मेशन ले लेगा, एक अडल्ट रूप, एक अडल्ट स्टेज में आ जाएगा। जब इसका जन्म हो रहा होता है तो इसकी वेट कितनी 2.5 से अप्रॉक्स 3 kg के आसपास होती है। ठीक है, और फाइनली जब एक अडल्ट स्टेज में ये पहुंच जाता है 60 kg, मतलब नॉर्मल, अब आप बहुत ज्यादा मोटापा हो गया या बहुत दुबले, वो अलग, मतलब एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज में बात करूं 60-65 kg के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसका एक एग्जाम्पल को समझिएगा कि किस प्रकार से सेल डिवीजन होती है और कैसे चीजों को ग्रो किया जाता है। अभी इसी बच्चे का अगर आप एक जस्ट एक एग्जाम्पल में आपको हैंड का फिगर बनाऊं, तो ये उस बच्चे का आपको क्या हो गया भाई, हैंड का फिगर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा या अडल्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, तो इसी का हैंड जो है आपको जस्ट लाइक ये आपको दिखेगा। ठीक है, दिखेगा कि नहीं। तो यहां पे आपको क्या, अभी ये क्या है, आपका हैंड है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका हैंड है। यानी ये क्या है, आपका ऑर्गन है। यानी ये क्या है सर, अंग है। यानी ये भी क्या है सर, आपका ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन कैसे बना होगा, तो मैंने आपको बताया है, जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तब जाकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ये टिश्यू कैसे बने होंगे, बहुत सारे उत्तक, तो जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिले होंगे, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे क्या होंगे भाई, कोशिका होंगे, तब जाकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होंगे भाई, और यहाँ पे भी क्या होंगे, बहुत सारे कोशिका होंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये हैंड जो अभी आप देख रहे हैं और इस हैंड के बीच का डिफरेंस आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका
हैंड का साइज बिगर हो गया है। भाई आप बच्चे का जब हैंड लेते हैं तो दुबले पतले और क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और एक अडल्ट जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका हैंड बड़ा, थोड़ा मोटापन आपको दिखता है, यानी क्या होता है, ग्रोइंग कर जाता है। तो ग्रोइंग करने का मतलब क्या है, तो वहां पे आपको ये नहीं समझना है कि इस हैंड में जो कोशिका है, क्योंकि ये अंग है भाई, तो ये अंग कैसे बना होगा, टिश्यू से। और ये टिश्यू कैसे बना होगा, बहुत सारे आपस में जब कोशिकाएं मिली होगी। तो यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या 100 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की संख्या इंक्रीज होकर के 1,00,000 हो जाएगी। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि यहाँ पे कोशिका का साइज छोटी छोटी जो है, तो यहाँ पे कोशिका का साइज बड़ा हो जाएगा इसलिए आपका हैंड बड़ा हो गया, नहीं। यहाँ पे जो ग्रो हुआ है, यहाँ पे कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। और ये संख्या बढ़ती कैसी है, तो विभाजन करके, यानी कि कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। सेल क्या करता है, डिवीजन करता है। अब इसको ऐसा समझिए, कोई एक सेल है ये आपका, ठीक है। अब ये सेल में क्या होगा, विभाजन होगा। तो अब यही एक जो कोशिका है, ये एक 2 कोशिका का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसे हम नाम दे देते हैं मदर सेल, और इस दोनों को हम नाम दे देते हैं डॉटर सेल। उसी प्रकार फर्दर फिर ये सेल क्या करेगा, विभाजन करके देखिए दूसरा और सेल बना दिया, इधर और एक आपको, यानी इस एक सेल से अब आप देखिए आपके पास कितने आ गए हैं, टोटल 4 सेल आ गए हैं। यानी अगर देखा जाए बच्चे में सेल की संख्या अगर 1 है, तो अडल्ट स्टेज में टोटल संख्या कितनी हो गई, 4। तो कैसे हुआ, कोशिका का यहां विभाजन हुआ। तो अब इसी को समझना है भाई कि ये कोशिका का विभाजन कैसे होता है और कितने टाइप होते हैं। अब इसको एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके पास कोई किट कैट का एक चॉकलेट है, ठीक है। अब 2 बच्चे हैं, अब इन 2 बच्चे को आप कैसे देंगे, या तो आपके पास एक ऑप्शन है, इस किट कैट को आधा आधा तोड़ करके दोनों को दे दीजिए, यानी कि 50% आपने इसको दे दिया, 50% आपने इसको दे दिया। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि एक और किटकैट सेम एज इट इज आपने खरीद के ले आया, इसको भी आपने 100% वही एक किटकैट दे दिया और आपने इसको 100% किटकैट दे दिया, ठीक है। 2 तरीका है ना भाई, तीसरा तरीका भी आप निकाल लेंगे वो अलग बात है। बस ये 2 तरीका समझिए, क्योंकि सेल डिवीजन में मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है। हमने आपको अभी, अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि जैसे कि आपने क्या किया, इस किटकैट का विभाजन कर दिया। एक विभाजन आपने किया 50% रेशियो में, और एक विभाजन कैसे रहा भाई, 100% में। आपने क्या किया, एक किटकैट और ले आया, फुल्ली किटकैट इसको भी दे दिया, फुल्ली किटकैट आपने इसको भी दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार अभी आपको सेल डिवीजन में भी 2 डिवीजन मैं बताऊंगा, एक मियोसिस और एक मिटोसिस, जिसमें आपको हाफ डिवीजन पढ़ना है और एक आपको फुल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो यही कंसेप्ट वहां पे चलेगा कि एक जगह आपको जो कोशिका विभाजित होगी इस प्रकार से 50% में, वहां पे क्या विभाजित होगा, क्रोमोसोम वगैरह वहां आएंगे। और एक जगह आपको मिलेगा 100%, यानी कि फुल्ली क्या होगा, आपको दे दिया जाएगा किटकैट, इस प्रकार से, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइएगा। तो ये आपका सेल विभाजन क्यों हो रहा है भाई, ग्रो करने। अब एक स्टेज में जब आपका हैंड क्या हो गया भाई, ग्रो कर गया, अब उससे ज्यादा आपका हैंड की लंबाई क्या बढ़ रही। अभी अगर आप इस स्टेज में 22 साल, 23, 24, 25 जो भी साल में अगर होंगे, तो अब आपका हैंड का लंबाई नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी भाई, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब सेल डिवीजन करना बंद कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब समझिए, जैसे कि यहीं पे अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, तो अब चोट लग जाने के बाद यहाँ का कहीं चमड़ा हट गया या गुद्दा निकल गया, तो कुछ समय के बाद फिर से ये क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। तो ये रिपेयर कैसे होता है, तो वहां पे सेल का डिवीजन होता है, और वो सेल डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से उस जगह को फिल कर देता है, यानी क्या कर देता है, रिपेयरिंग करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेट कर देना, ठीक है। चीजें समझ में यहां तक चीजें आई, बिल्कुल। लेकिन अब कुछ जैसे चीजें आपसे पूछ ली जाती है, जैसे कि आंखों में अगर देखा जाए तो कॉर्निया जो होता है आपका, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का जो आप देख रहे होते हैं, ये जो कॉर्निया जो होती है ना, ये सेल जो होता है ना, डिवाइड नहीं करता। इसलिए जो बच्चे की जो आपके आंखें मिलती है, ठीक है, या फिर अडल्ट में देखिएगा तो आंखों का साइज सेम, जब बच्चे बोलेगा इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ये भाई आंखें फिर बड़े नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पे सेल विभाजित ही नहीं होगा, ग्रो ही नहीं करेगा। जो आंखों की साइज आपको दिख रही है अभी, वही आप अडल्ट स्टेज में भी आंखों की साइज देखने को मिलती है। दूसरी चीज, एक तो पहला ये हो गया। दूसरा, ब्लड सेल भी जो होता है वो आपका सेल का विभाजन नहीं करता। क्या नहीं करता, इसको समझिए। ब्लड सेल आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आरबीसी के बारे, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो ये जो ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल भी भाई विभाजित नहीं होती, यानी कि डिवीजन नहीं करती है। तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि भाई जैसे कि आपका कहीं भी हाथ पैर कुछ भी कट गया तो ब्लड क्या हो गया, बाहर निकल गया।
ब्लड अगर बाहर निकल गया तो आपके बॉडी से सेल भी बाहर निकल गए, और अब सेल भाई यहाँ पे सेल डिवीजन करेगा नहीं तो ये WBC का फॉर्मेशन फिर कैसे होगा? या फिर फीमेल में जो भाई मासिक धर्म आते तो वहां से जो भी अनवांटेड जो ब्लड बॉडी से बाहर चल गई, तो बॉडी के ब्लड जाने के साथ साथ क्या है, ब्लड सेल भी बाहर चला गया, और ब्लड सेल का तो डिवीजन होता नहीं, तो फिर वो कैसे बॉडी में बनेगा? तो समझिए, आपने या फिर मेरे पूरे लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपने बोन में मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे होता है आपका बोन मैरो, ठीक है। यहाँ बोन मैरो में ही आपका इस सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर ब्लड फ्लो भी कर जा रहा है आपके बॉडी से तो आपको चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि ब्लड सेल डिवीजन तो नहीं करेगा, लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बोन में, बोन मैरो से। चीजें क्लियर है? तो कहां कहां सेल का डिवीजन नहीं होगा? तो एक कॉर्निया याद रखना है आपको, दूसरा आपको याद रखना है ब्लड सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्लियर है? अब सेल का विभाजन में मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो आपने ग्रो देखा, ठीक है, ग्रो करते हुए देख लिया आपने, इस प्रकार से साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका ग्रोइंग स्टेज फिर रुक जाएगा, लेकिन फिर वो सेल डिवीजन किसका काम कर रहा होता है? रिपेयरिंग करने का काम करता है। कहीं कट छट गया, घाव वगैरह हो गया, तो फिर से वो जगह आपको कुछ समय के बाद ठीक होते हुए दिखता है। यहां तक चीजें समझ में आया कि नहीं भाई? ये सभी चीजें आपके सेल डिवीजन फेनोमेना के तहत ही होती है। चलिए, अब यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब अपने बायोलॉजी में जो सेल डिवीजन में जो चीजों को पढ़ना, उस पर अब हम लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, जैसे कि आपने ब्रेन में न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा है या मैंने पढ़ा भी दिया है इस प्रकार से, ठीक है ना? ठीक है, सारे आपको ब्रेन में अपने नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया। तो ये जो न्यूरॉन है, इसमें भी क्या होता है, न्यूरॉन सेल में भी जो डिवीजन होता है एक सर्टेन टाइम तक ही होता है, ठीक है। और जितना ज्यादा डिवीजन होगा उतना माना जाता है कि उसके दिमाग उतना ही ज्यादा एक्टिव या फिर उतना ही एडवांस, उतना ही इंटेलिजेंट होता है वो बच्चा या फिर वो लड़का या वो मतलब कोई भी एक जीव, जितना ज्यादा डिवीजन होगा। और ये डिवीजन न्यूरॉन सेल में एक सर्टेन समय तक ही होता है। इसीलिए जैसे जैसे बुढ़ापा हो जाने के बाद चीजें आप भूलने लगते, क्योंकि इसमें क्या होता है ना भाई, न्यूरॉन सेल में डिवीजन होना बंद हो जाता है। तो कुछ न्यूरॉन सेल आपके डेड हो गए या फिर काम करना बंद कर गया, तो फिर आप चीजों भूलना स्टार्ट कर जाते। इसलिए बुढ़ापा होते होते लोग बोलते हैं ना, भूलने की शक्तियां उनकी आ गई है, लोग चीजें भूल रहे हैं, तो रीजन यही है, ठीक है। क्लियर है? तो न्यूरॉन सेल में डिवीजन होता है लेकिन काफी कम होता है, एक सर्टेन समय तक ही होता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहां से कुछ चीजों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब एकदम सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके, ठीक है। सेल जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सोमेटिक सेल, चलिए इसको पहले मैं लिख दूं, एक होता है आपका सोमेटिक सेल, ठीक है, और एक होता है आपका सेक्स या फिर आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। सोमेटिक सेल के बारे समझिए। देखिए, सोमेटिक सेल को अगर आप थोड़ा सा अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो सोमा का अर्थ क्या होता है भाई? बॉडी से, ठीक है, बॉडी, यानी आपकी जो बॉडी बनी हुई है, जिस सेल से आपका बॉडी, पूरा बॉडी का जो निर्माण हुआ है ना, वो सोमेटिक सेल से ही निर्माण हुई है। क्लियर है कि नहीं भाई? यानी आप अपने बॉडी में जो भी अंग देख रहे हैं, जो भी ऑर्गन देख रहे हैं, वो सारे के सारे किस सेल से बने होते हैं? तो वो सोमेटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो अब ये सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल क्या हो गया? तो ये सेक्स रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल बोलिए या रिप्रोडक्टिव सेल बोलिए, तो ये वो सेल है जिससे आपके बॉडी का निर्माण नहीं होती है। इसके अंदर कौन आता है? तो आपका जैसे हो गया स्पर्म, और फीमेल में आप बोल सकते हैं ओवम या फिर एग। तो ये आपके बॉडी का निर्माण नहीं करती है, तो हमारे बॉडी से क्या होता है भाई? बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा, एक चीज यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनता है कि जो स्पर्म जो हमारे बॉडी में बनती है, कौन सा सेल बनाता है, ठीक है। तो कौन सा सेल बनाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट। और जो ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है, उस सेल का नाम आपसे पूछा जाएगा तो oocyte, ठीक है, उसको क्या कहते हैं भाई? oocyte। यहां तक आपको समझ में आया? हमने बोला कि सेल जो होते हैं दो प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है सर। दो प्रकार में, एक होता है आपका सोमेटिक सेल, यानी आपकी जो बॉडी है फुल्ली बॉडी किससे मिलके बनी होती है? किस सेल से मिलके बनी होती है? तो सोमेटिक सेल से मिलके बनी होती है। और एक होता है सेक्स सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे कि आपका स्पर्म और ओवम या एग आप बोल सकते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन किस सेल से होता है? स्पर्मेटोसाइट से होता है। और ओवम या एग का फॉर्मेशन किस सेल से होता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? oocyte का नाम देते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बताइएगा। चलिए, इससे थोड़ा सा और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया था, तो अभी आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है
आपकी बॉडी किस सेल से निर्माण हुई है, किस सेल से फॉर्मेशन हुई है, तो मैंने आपको बताया सोमेटिक सेल से बनी है। ठीक है, तो मैं सोमेटिक सेल एक ले लिया हूं। ठीक है, इस सेल के अंदर आपका क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसी को आप क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन का नाम देते हैं। और जब सेल का डिवीजन होता है या जब सेल विभाजित होना, अपने आप को विभाजित करना शुरू करती है, तो ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर के क्या फॉर्मेशन करती है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करती है। ये क्रोमोजोम का अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं इस प्रकार से, ये क्रोमोजोम कैसे होते हैं, तो पेयर के फॉर्म में होते हैं। और ये दोनों को जो यहां से जोड़ करके रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो क्रोमोजोम है न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या हो जाएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन और आरएनए प्लस प्रोटीन। तो क्रोमोजोम में क्या उपस्थित होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल, या क्रोमोजोम को भी आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। और यही डीएनए के ऊपर होता है जीन, जो जीन कहा जाता है मदर से डॉटर के पास या बेबी के पास। ठीक है ना, अनुवांशिक लक्षणों का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार से चीजें जाती, मैंने सेल चैप्टर में पढ़ा रखा। बस यहां मुझे यह बताना है कि क्रोमोजोम का कंसेप्ट क्लियर है, कहां से आया, कैसे आया। ये आपका सोमेटिक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, वो जब कंडेंस करता है तो कंडेंस करके क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊं, ये हो गया आपका एक क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होती है, यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया है। और इसको जो जोड़ के रखा होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं सर, सेंट्रोमेयर करते हैं। तो हम लोग मनुष्य की बात कर ले, मानव की, तो मानव में टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो मानव में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। पेयर पूछा जाएगा तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एक सोमेटिक सेल लिया। ठीक है, अब ये कोशिका क्या करेगी, अपने आप को विभाजित करेगी। अब ये कैसे विभाजित होगी, हर एक स्टेज को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा, इंट्राफेज के बारे में बताऊंगा, फिर न्यूक्लियस विभाजित होगा, फिर साइटोप्लाज्म विभाजित होगा, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। अभी ओवरऑल बस एक रिकैप को अभी आप समझने की कोशिश करिए कैसे चीजें चलती है। तो ये आपको मैंने क्या बताया भाई, एक सोमेटिक सेल है, इसके अंदर कितने, ये मैंने इंसान के एक सेल लिए हैं सोमेटिक सेल, तो इसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे भाई, 46 क्रोमोजोम होंगे। अब ये अपने आप को क्या करेगा, विभाजन करेगा। तो इस प्रकार से देखिए विभाजन हुआ। ठीक है, तो विभाजन होने के बाद एक नई कोशिका, एक नई कोशिका, तो इस कोशिका को क्या नाम देंगे, मदर सेल, और इसे क्या नाम देंगे, डॉटर सेल। तो इसके अंदर आफ्टर विभाजन देखा गया कितना क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है। और इसके अंदर भी कितना क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है। यानी कि आफ्टर डिवीजन प्रोड्यूस आइडेंटिकल क्रोमोजोम, यानी कि विभाजन होने के बाद जो डॉटर सेल में क्रोमोजोम की संख्या जो है वो इक्वल होती है। तो जब इस प्रकार की जब विभाजन होती है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग कहते हैं मिटोसिस। ठीक है, यानी ये वो एग्जाम्पल हो गया जो आपने किटकैट 2 लाया और दोनों बच्चे को दे दिया एज इट इज, यानी कि 100% फुल्ली मिल गया। क्लियर है यहां तक चीजें कि नहीं भाई। अब आइए थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब यहां पे समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म के बारे में, जो आपको कौन सा सेल बना रहा है, स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। ठीक है, कौन बना रहा है, स्पर्मेटोसाइट का, स्पर्मेटोसाइट सेल है आपका, ये फॉर्मेशन कर रहा है। इस स्पर्मेटोसाइट सेल में कितने क्रोमोजोम होंगे भाई, 46 क्रोमोजोम होंगे। ओवम की बात कर ले या फिर एग की बात कर ले, ये कौन बना रहा है, oocyte बना रहा है। इसके अंदर भी कितने क्रोमोजोम होंगे, 46 क्रोमोजोम होंगे। होंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल होंगे। तो अब एक बात बताइए, जब बेबी, यानी कि जब मदर इधर हो गया और इधर फादर, ठीक है, तो आफ्टर मतलब जब फिजिकली अटैचमेंट हो रहे हैं, तो इधर से आपका जो स्पर्म और ओवम जब आपस में आके मिल रहे होंगे, ठीक है, तब जाकर के एक न्यू बेबी का बॉर्न हो रहा होता है। बताइए हो रहा होता है कि नहीं भाई। अब सिंपल सी बात है, ये बेबी क्या है भाई, मानव है, तो इसके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 46 ही होगी। अगर 46 होगी तो भाई हमें ये बताइए इधर से और फादर से, यानी माता और पिता से कितने कितने क्रोमोसोम आने चाहिए। सिंपल सी बात है, 23 क्रोमोसोम इधर से आने चाहिए, 23 क्रोमोसोम इधर से आने चाहिए, है कि नहीं। यानी कि वही एग्जाम्पल हो गया जो किटकैट को आधा तोड़ करके दिया जाना, यानी कि 50% डिवीजन हो गया यहाँ पे, यानी कि आधा डिवीजन हो गया। यानी कि जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो डिवीजन होता है, क्या होता है, हाफ डिवीजन होता है। अब इसको और थोड़ा बेसिक से चीजों को समझिएगा। देखिए यहां पर आपको समझ में आ गया, स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाले सेल का नाम है स्पर्मेटोसाइट, जिसमें सर 46 क्रोमोसोम होंगे। और ओवम और एग का फॉर्मेशन करने वाले जो सेल है oocyte, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी सर, 46 होगी। क्लियर है भाई।
अब ये जो विभाजन किया इस प्रकार से 23 23 और इधर से इसमें विभाजन हो गया 23 और 23, ठीक है। अब यहां से 23 कोई भी आया और एक न्यू बेबी बॉन्ड जन्म ले लिया, यानी कि टोटल उस बेबी न्यू बॉर्न बेबी में कितने क्रोमोसोम की संख्या हो गई 46। तभी तो ये इंसान बन रहा है ना, ये बेबी भी। अगर 46 से ज्यादा या 46 से कम होगा तो फिर वो दूसरा जीव का रूप ले लेगा या फिर कुछ उसमें चेंजेस मिलेगी जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती है, ठीक है भाई। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो जब यह हाफ डिवीजन होता है तो इस विभाजन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, 50% में टूट रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीजन। इसे क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीजन। अब ये सब चीज नोट्स में लिखा हुआ, आइए एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल और एक होता है सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक सेल का मतलब कि आपकी जो पूरी बॉडी है जिस कोशिका से बनी होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, सोमेटिक सेल। यानी मानव शरीर के सभी अंग किससे बने होते हैं, सोमेटिक सेल से बने होते हैं। मानव में कितने और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। सोमेटिक सेल में ये सब क्वेश्चन है एकदम कि कौन सा डिवीजन होता है, मिटोसिस। तो आपसे पूछेगा जो मिटोसिस डिवीजन होते हैं किस सेल में, सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है, मिटोसिस, मियोसिस या अमिटोसिस, तो क्या बोलेंगे, मिटोसिस डिवीजन होता है। मिटोसिस में क्या होता है, आफ्टर डिवीजन प्रोड्यूस आइडेंटिकल क्रोमोसोम, यानी कि जो मिटोसिस डिवीजन होगा आपसे पूछेगा कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है या फिर 100% रहती है, फुल्ली रहती है। तो क्या कहेंगे भाई, फुल्ली आइडेंटिकल 100% मिल जाती है। अब इसको रहने दीजिए अनकंट्रोल डिवीजन को, यहां पे आ जाइए सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बताया, सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग ये सेल होगा आपका। जैसे कि आपको मैंने बताया स्पर्म सेल, ओवम या एग सेल। इसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। स्पर्म बनाने वाले सेल को स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और oocyte आपका एग सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हाफ डिवीजन हो गया। तो देखिए इस डिवीजन को हमने क्या कहा, यानी कि सेक्स और रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। अभी हम लोग पूरा डिटेल करेंगे कि मिटोसिस डिवीजन कैसे होता है और मियोसिस डिवीजन कैसे होता है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे भाई 3 क्लासेस में। मेंस तक चीजों को अच्छे से आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो देखिए मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ्ड, यानी यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, आधा आधा में विभाजित हो जाता है। यहां तक चीजें समझ में आया कि नहीं भाई। अब देखिए क्या होता है ना, जब सेल अनकंट्रोल हो जाता है, विभाजित करना मतलब अनकंट्रोली विभाजित हो रहा है और गांठ का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि कैंसरस सेल का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं भाई। अब आइए सबसे, यानी कि अगर अभी तक आपने क्या समझा सर, कि सेल का विभाजन दो प्रकार से, अभी बस इतना दिमाग में रखिए। हालांकि 3 टाइप्स के डिवीजन होते हैं, एक होता है समसूत्री। चलिए हिंदी में मैं यहां नहीं लिखा हूं, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। मिटोसिस को हिंदी में कहेंगे भाई समसूत्री, ठीक है। नोट्स अपलोड होगा तो लिखा जाएगा समसूत्री। और इसे हम क्या कहेंगे भाई, अर्धसूत्री, ठीक है, क्योंकि आधा हो रहा है क्रोमोसोम। और एक, यानी कि सेल विभाजन अभी तक आपने 2 प्रकार के नाम सुन लिए, ठीक है। एक हो गया आपका मिटोसिस, ठीक है सर, यानी हिंदी में कहेंगे इसको हम लोग समसूत्री। और एक हो गया आपका मियोसिस, जिसको आप क्या नाम देंगे, अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री। कौन से सेल में होगा, सोमेटिक सेल में होगा। ये कौन से सेल में होगा, सेक्स सेल में होगा। यहाँ पे भाई जो क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी भाई, 100% रहेगी, यानी कि 46 रहेगी। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी, नहीं हाफ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। एक और आपको पढ़ना है तीसरा, आमिटोसिस, ठीक है, आमिटोसिस, जिसको आप कहते हैं आसूत्री विभाजन, ठीक है, आसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसको अभी साइड में रखिए, एनिमल किंगडम में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल। तो अभी ये दोनों को अच्छे से समझते हैं पहले, ठीक है। अब आइए सबसे पहले मिटोसिस डिवीजन के बारे में। पहले ये समझ में आ गया ना भाई कि इस प्रकार से देखिए कोशिका विभाजित हो रही है। देखिए यहाँ यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए एक तो मिटोसिस आपका सोमेटिक सेल में, यानी कि आपकी पूरी बॉडी जिस कोशिका से बनी होती है, सोमेटिक सेल में जो विभाजन होता है वो मिटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, इक्वल रहती है। और फाइनली जो सेक्स डिटरमाइनिंग हो रहा हो कि न्यू बॉर्न बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, वहां पे जो विभाजन हो रहा है स्पर्म और ओवम या एक सेल में, कौन सा विभाजन हो रहा है, मियोसिस विभाजन हो रहा है, जहां पे क्रोमोसोम संख्या आधा आधा आता 23 करके। क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलिए अब मिटोसिस सेल डिवीजन को समझिए कैसे चीजें फंक्शन करती है। देखिए यहाँ पे पहले 3 आपको प्रोसेस, एक प्रोसेस आपको समझना है कार्योकाइनेसिस और एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस। अब ये सब चीजें क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। अब आपको इसको पहले समझिए कि जो मिटोसिस सेल डिवीजन है, यहाँ पे क्या लिखा गया, देयर इज, यहाँ पे 9 नहीं होगा, इसको मैं हटा दूँ एक बार। चलिए इसको 1 मिनट भाई, देखिए
देयर इज नंबर चेंज इन क्रोम, अच्छा देयर इज नो नंबर चेंज इन क्रोमोजोम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। चलिए, यानी कि मिटोसिस सेल डिवीजन में क्या है भाई, यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 46, यहाँ भी 46, यानी 46 और 46 है ना। यानी क्रोमोजोम की संख्या क्या यहाँ पे बदलती है मिटोसिस सेल डिवीजन में, सर नहीं बदलती है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिए क्या चीज है, समझिए। ये आपका कोई एक सेल है जिसको हमने कहा है मदर सेल। ठीक है, ये आपका मदर सेल हो गया। अब आपको, चलिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाते चलूंगा, फिर उस फिगर में हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए पहले देखिए, ये कोई एक कोशिका हो गई, यानी कि इस कोशिका को हम लोग कह रहे हैं मदर सेल। ठीक है, अब इस मदर सेल में क्या होगा भाई, न्यूक्लियस होगा। इसी के अंदर क्या होंगे भाई, क्रोमोजोम होंगे। क्रोमोजोम समझ में आ रहा है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उपस्थित, इसी को आप क्रोमेटिन कर रहे हैं। और जब ये मदर सेल विभाजन अपने आप को रेडी करती है, इंटरफेज में हम लोग देखेंगे S1 फेज, G1 फेज, G2 फेज, फिर हम लोग उसके बाद और पूरा डिटेल ही करेंगे। तो ये जब अपने आप को रेडी कर लेती है तो फिर ये किस रूप में कंडेंस होकर लेती है, तो क्रोमोजोम। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है भाई, ये अपने आप को अब क्या कर रही है, विभाजित करने के लिए रेडी कर रही है। ठीक है, तो मैं क्रोमोजोम का ये फिगर बना दिया इस प्रकार से। तो ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। और यहाँ इसके अंदर क्या है भाई, क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ना, इस न्यूक्लियस का विभाजन होता है, उसको आप कहते हैं कार्योकाइनेसिस। ठीक है, उसको आप क्या नाम देते हैं, कार्योकाइनेसिस। तो देखिए कैसे विभाजित होगा, तो न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा, तो न्यूक्लियस क्या होगा, विभाजन होगा, तो भाई एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन होगा। अभी आपने देखा ना भाई, एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन होगा, इस एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि इस कोशिका में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। यानी कि भाई क्या होगा, अब यहाँ पे दो गुना चीजें हो जाएगी, मतलब एक न्यूक्लियस से अब दो न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यही विभाजन को समझिए कि यहाँ मदर सेल जब विभाजित होगी तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस सबसे पहले विभाजित होगा, दो न्यूक्लियस का विभाजन हो जाएगा। इसके अंदर क्रोमोजोम होंगे 46 क्रोमोजोम, और इसके अंदर भी होंगे 46 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे सबसे, अब ये न्यूक्लियस इतने आसानी से विभाजित नहीं हो जाता, ये भी अपने एक अलग अलग स्टेज में चीजें चलेगी, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले समझिए कि क्या क्या चीजें कैसे चल रही है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस डिवाइड किया, इसे क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, कार्योकाइनेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस विभाजित हो गया, तो भाई देखिए यहाँ से दो सेल को अब होना है ना, अलग होना है। यानी ये एक था, अब इस दोनों यहाँ से बीच से अलग होंगे। तो इस अलग होने, यानी कि ये आपका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में विभाजन होगा। तो इस साइटोप्लाज्म में विभाजन होकर के इस प्रकार से दो अलग अलग सेल बन गया, इसको आपने नाम दिया डाउटर सेल। और यहाँ पे जो विभाजन हुआ किसका, साइटोप्लाज्म का, इसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे इसके पास अपना 46 क्रोमोजोम रहेंगे। ठीक है, 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम। तो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे इस फिगर को, तो ये हो गया आपका मदर सेल और ये हो गया आपका डाउटर सेल। ठीक है, तो एक सेल से कोशिका का विभाजन आपने देखा, सबसे पहले क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस डिवाइड किया, जिसको आपने कार्योकाइनेसिस कहा। इसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, जिसको आपने साइटोकाइनेसिस का नाम दिया। ठीक है, अभी आइए इस फिगर को देखिए, तब चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि मिटोसिस सेल डिवीजन ऐसे ही होता। ठीक है, मिटोसिस सेल डिवीजन जो होगा भाई वो इसी प्रकार से होता है। इसमें आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले इस फिगर को देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है, देयर इज नो नंबर चेंज इन क्रोमोजोम। यानी कि जब भी मिटोसिस सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या में क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्रोमोजोम की संख्या सेम रहेगी, 46 यहाँ है तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 46 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका मदर सेल। अब ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म और ये रहा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए मैं बताऊंगा अभी इस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सबसे पहले मिटोसिस में क्या होता है, एक फेज होगा, इंटरफेज नाम देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेज। इस इंटरफेज में जो कोशिका होती है अपने आप को तैयार करती है विभाजन करने के लिए। यानी 90 to 95% समय केवल अपने आप को कोशिका तैयार करती है विभाजन करने के लिए ही। रेस्ट 10 से 5% का जो समय होता है उसे हम कहेंगे, एक तो उस 10 से 5% में आपका न्यूक्लियस का विभाजन हो जाता है और साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है, जो मैंने आपको बताया कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में। ठीक है,
तो ये जो आपका विभाजन हो रहा है, जो समय लगता है वो 10% समय, बाकी का रेस्ट 90% समय ये कोशिका अपने आप को तैयार करती है। क्या चीज तैयार करने का मतलब कि अपने आप को विभाजित करने के लिए। तो इस हर एक फेज को, इसमें भी आपके इंटरफेज इसको नाम दिया जाता है। इंटरफेज में 3 स्टेज होंगे, एक होगा आपका G1, एक होगा S और एक होगा आपका G2। वो हम लोग डिटेल करेंगे। फिर अभी हम लोग इसी में जैसे कि कार्योकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस में फिर हम लोग उसमें देखेंगे 4 फेज, एक होगा प्रोफेज, एक होगा मेटाफेज, एक होगा आपको एनोफेज और एक होगा आपका टेलोफेज। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अभी पहले ये समझिए कि क्या हुआ, मदर सेल आपका क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस विभाजित हुआ। तो देखिए न्यूक्लियस 2 बन गया। ठीक है, 46 क्रोमोसोम की संख्या सेम है, न्यूक्लियस डिवाइड किया जिसको हमने कार्योकाइनेसिस कहा। फिर अब ये न्यूक्लियस जब विभाजित हो गया तो अब जो साइटोप्लाज्म है वो विभाजित होकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर जाता है जिसको आप साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्टैटिक पार्ट से बनेगा कि जो मिटोसिस सेल का जो डिवीजन है उसको किसने डिस्कवर किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। परफॉर्म किस में होता है मिटोसिस डिवीजन, सोमेटिक सेल में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम ही होता है। अच्छा, ये जो डॉटर सेल आप जो देख रहे होते हैं ये बिल्कुल इसके जस्ट कॉपी होते हैं मदर सेल से। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी आप याद रखना, डॉटर सेल आर क्लोन ऑफ मदर सेल, यानी डॉटर सेल बिल्कुल एक जैसे होते हैं मदर सेल से। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, ये बताइएगा। अब एक चीज को और मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे यूज होगा उसका। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, मैं एक कलर ले लेता हूँ, ये हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, मनुष्य में अगर पूछा जाए क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। और हमेशा ही क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है, यानी कि पेयर पूछेगा तो 23 जोड़ी हो जाएंगे। तो ये पेयर है और इसको जो जोड़ के रखता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं सर, सेंट्रोमेयर। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा। अब ये समझिएगा ध्यानपूर्वक से, इसको मैं दूसरे स्ट्रक्चर में बनाऊं ताकि चीजें आपको समझ में आ पाएगी। देखिए ये हो गया आपका क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें 2 पेयर, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, जो 2 पेयर है ना इसको अलग अलग, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को ही जोड़ दिया जाता है यहाँ पे जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड, यानी कि जो क्रोमोसोम जब पेयर में आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और जब उसको सिंगल सिंगल अलग अलग रखेंगे, ठीक है, अलग अलग रखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 2 क्रोमेटिड होते हैं। क्लियर है भाई। अब देखिए 2 क्रोमोसोम मैं आपको बना रहा हूं, एक ये हो गया क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम मैं दूसरे कलर से आपको बना रहा हूं, एक ये हो गया। ठीक है, अब इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड हो गए और इसमें भी भाई 2 क्रोमेटिड होंगे, ये हो गया 2 क्रोमेटिड। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये सब वर्ड आपके यूज होंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। इसे भी हम क्या कहेंगे भाई, सिस्टर क्रोमेटिड। ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, अब देखिए समझिए। देखिए पहले तो ये समझिए हमने इसको सिस्टर क्यों कहा भाई, क्योंकि ये एक सेम उसी क्रोमोसोम का ही ये भाई क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम है ना। यानी कि जिसको अलग अलग कर देने के बाद हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। यानी कि इस क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड है वही क्रोमेटिड को यहाँ पे रखा गया है, या फिर इस क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड है उसको यहाँ अलग अलग रखा गया, इसीलिए क्या एक दूसरे के बहन हो गए। इस प्रकार से इसने हमने कहा सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे अब बनाऊं कि इसका एक मैंने क्रोमेटिड यहाँ ले लिया है ये, ठीक है, और एक मैंने इसका ले लिया है ये वाला, इस क्रोमेटिड को, तो अब ये इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम नाम देंगे नन सिस्टर क्रोमेटिड। बस इतना आपको मुझे बताना था क्योंकि ये सब आगे आपके यूज होंगे, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड या नन सिस्टर क्रोमेटिड, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं तो इस प्रकार से एक हो गया ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और एक हो गया ये। तो ये क्रोमेटिड क्या होंगे भाई, नन सिस्टर क्रोमेटिड से बने हुए क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। तो यहां तक आज सेशन को रखते हैं। कल हम लोग पूरा मिटोसिस जो डिवीजन है आपका, ठीक है, मिटोसिस सेल डिवीजन जो आप देख रहे हैं, इसके हर एक एक स्टेज को समझेंगे। सबसे पहले इंटरफेज को देखेंगे। देखिए अगर डायरेक्ट मिटोसिस सेल डिवीजन से हम स्टार्ट कर देते, बहुत सारे स्टार्ट कर दे, इंटरफेज, एम फेज में आ जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफोज। देखिए भाई चीजें समझ में नहीं आती। पहले समझिए, आपको मैंने बताया कि सेल डिवीजन हुआ क्यों, बेबी से लेके एक एडल्ट स्टेज में गया। एडल्ट स्टेज होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन नहीं होता, होता है। जहां पे आपको ग्रोइंग स्टेज में नहीं होता, आपका ग्रो नहीं होता, आपका हाथ पैर ये सब लंबाई नहीं बढ़ रही होती, लेकिन रिपेयरिंग का काम होता है वो सेल डिवीजन से। फिर हमने आपको बताया कि सेल डिवीजन के टाइप्स, मिटोसिस और मियोसिस में कैसे चीजें होती है, फंक्शन होती है।
फिर कौन से कोशिका में होती है, फिर मैंने आपको बताया कि मिटोसिस सेल डिवीजन के हर एक स्टेज को जानने से पहले ये समझिए कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसको आप न्यूक्लियस को क्या कहें, कार्योनाइसिस, फिर साइट। अब ये न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा, हर एक स्टेज को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स भी पूरा रेडी हो जाएगा तो उसको भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। सेल डिवीजन को, मिटोसिस और मियोसिस को एक साथ खत्म करने की कोशिश होगी, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।